भारत में ना तो प्रेस की आजादी है, ना ही मानवाधिकारों का वहाँ बहुत खराब रिकॉर्ड है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इस पत्रकार को, इस युवा महिला पत्रकार को जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, डॉक्सिंग यानी कि उसका पता और साथ साथ उसका नंबर सब कुछ लीक कर दिया गया है सोशल मीडिया पे। सारी दुनिया में यह खबर चली गई है। लगभग सभी प्रतिष्ठित अखबारों में, प्रतिष्ठित माध्यमों में इस खबर की चर्चा है। ये बहुत छोटा अखबार था, वहां के 10 बड़े अखबारों में भी नहीं था। 40-45 साल के बीच में मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री वहां गया हो। तो इतना छोटा व्यापार, इतना छोटा देश, इतना परिस्थितियों में अंतर, इतना सोच समझ में अंतर, और हमारे प्रधानमंत्री का वहां दौरा, तो ये अभी और ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ जिसको हम समझें कि इसकी वजह से वहां उनका जाना बहुत जरूरी था। बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं और मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ 2 बातों को। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं, आप सोचिए कि जिस खबर का जो खबर है वो तो खबर नहीं है, जो खबर नहीं है वो खबर छाई हुई है। बजाय इसके कि चर्चा इस बात पर होती कि मोदी जी हमारे लिए, भारत की जनता के लिए कोई बेहतरीन सौदा करने वहां नहीं गए हैं, बल्कि अडानी जी के लिए वहां पर गए हैं, इस खबर को छा जाना चाहिए था। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री इसके पहले तो कोई भी नहीं था जो प्रेस से इतना डरता रहा हो। अगर नहीं डरते तो कोई और वजह है, क्या वजह है भाई? कि ऐसा थोड़ी, आप लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रेस को देख के भागते हुए कैसे रह सकते हैं? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश के 140 करोड़ लोगों को दर्श देकर कि विदेश यात्रा पे मत जाइए, सोना मत खरीदिए, ईंधन मत खर्च कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री निकल तो गए 5 देशों की यात्रा पर। अलग अलग तरह के इनाम और तौक गले में लटकाने भी लगे, लेकिन हुआ ये कि इत्तेफाक से पहुंच गए नॉर्वे, और वहां पर नॉर्वे में पत्रकारों ने जिस तरह से उनको आड़े हाथों लिया, इस शब्द का इस्तेमाल बहुत केयरफुली मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तो प्रधानमंत्री हम जैसे जो गरीब पत्रकार हैं देखने को नहीं मिलते, उनको उनकी झलक नहीं मिलती। सिर्फ बहुत ही विशेष तरह के जो सूट पहनकर हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए पत्रकार हैं, सिर्फ उन्हीं से मीठी मीठी बातें सुनते हैं, कभी गाने सुनते हैं, कभी चुटकुले चटखाते हैं। लेकिन वहाँ पत्रकार होते हैं, और मैं बात कर रही हूँ मुख्य धारा के पत्रकारों की। वहाँ की जो पत्रकार हैं, हेला लिन, वो छोटी उम्र की पत्रकार हैं, 30 साल भी उनकी उम्र नहीं है। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप बताइए कि हम भारत के ऊपर विश्वास कैसे करें, भारत में ना तो प्रेस की आज़ादी है, ना ही मानवाधिकारों का वहाँ बहुत ख़राब रिकॉर्ड है, ऐसे में हम कैसे विश्वास करें। विदेश मंत्रालय के जो हमारे सचिव थे, उन्होंने बाकायदा एक 15 मिनट का जवाब दिया, और जवाब देके उनको इतना घुमाया कि उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। तब से इस पत्रकार को, इस युवा महिला पत्रकार को जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, डॉक्सिंग यानी कि उसका पता और साथ साथ उसका नंबर सब कुछ लीक कर दिया गया है सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम अकाउंट, उसने ये इस बात को ट्वीट करके बताया कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, यानी उसको भी हैक कर लिया गया है। जो तथाकथित हमारे दरबारी मीडिया के पत्रकार हैं, वो लोग भी जो 100 करोड़ की फिरौती लेते हुए कैमरे पे पकड़े गए, जेल की हवा खाई, वो लोग भी जो चरण चुंबन करते हैं हर वक्त, वो कह रहे हैं कि ये जॉर्ज सोरोस से प्रायोजित पत्रकार हैं, दूसरे कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार है। भारत में जो लोकतंत्र की स्थिति है इस वक्त और उससे जुड़ी प्रेस फ्रीडम, इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह मौजूद हैं, और मीडिया के मुद्दों को खासकर उनका गहन अध्ययन करते हैं। वो मीडिया का जाहिर हिस्सा भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो मीडिया स्टडीज जिसे हम कहते हैं कि मीडिया में ओनरशिप, मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं, खासकर नेशनल और ग्लोबल, दोनों को बहुत नज़दीक तरीके से स्टडी करते हैं और दर्शकों तक बेहतर तरीके से बात पहुंचाते हैं। शीतल जी, मुझे ये बताइए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं अभी देखने की कोशिश करूं, जो नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके स्टेटमेंट से मैं शुरुआत करती हूं, जो कह रहे हैं कि मेरे सारे जो नॉर्डिक फ्रेंड्स देश हैं वो सब पत्रकारों से बातचीत करते हैं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि भारत में शायद ये प्रथा अलग है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने सभ्य भाषा में वो कह दिया जो किसी समझदार के लिए साफ साफ इशारा है कि मतलब भारत जैसे देशों में जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह हैं, वो लोकतंत्र की मान्य परंपराओं का पालन अगर नहीं करते तो ये उनका अपना दोष है, क्योंकि उन्हीं सबके यहाँ जो संस्थाएं हैं वो इसका अध्ययन भी करती हैं कि दुनिया में प्रेस की आज़ादी कहाँ किस स्तर की है। भारत इस तरह की एक सर्वेक्षण में 157 पोजीशन में है,
180 देशों में, और वो नीचे ही गिरा है। 151 था, 157 पे पहुंच गया है। और हो भी सकता है, भारत जिस तरह का है अब, जैसा इस समय हमारा मीडिया है, जो प्रचलित मीडिया है, देखिए वो जो कर क्या रहा है, उसको न नेतृत्व को समझ है, न उसको समझ है। सारी दुनिया में यह खबर चली गई है, लगभग सभी प्रतिष्ठित अखबारों में, प्रतिष्ठित माध्यमों में इस खबर की चर्चा है। ये बहुत छोटा अखबार था, वहां के 10 बड़े अखबारों में भी नहीं था। 60,000 शायद इसकी कुल प्रसार संख्या है। वैसे वो नॉर्वे भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, पूरा स्कैंडिनेविया ही हमारे दिल्ली बराबर आबादी होगी। छोटे छोटे ये सब देश हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक दुनिया के सर्वोत्तम देश हैं। यहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दुनिया में सबसे बेहतर है। और मनुष्य अगर अपने लिए जो जो चीजें अच्छी समझता है, उनको जो अगर कैटेगराइजेशन करता है, तो पता है कि ये देश ही ऐसे हैं जहां उस सब के लिए सबसे बेहतर स्थिति मौजूद है। विकसित देश भी हैं ये, आर्थिक रूप से भी बहुत बेहतर स्थिति में है, पर कैपिटा इनकम वगैरह के मामले में। भारत से बहुत छोटा सा कारोबार है, करीब 500-600 मिलियन का कारोबार हम करते हैं, और 500-600 मिलियन का ही वो करते हैं, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। वहां सिर्फ प्रधानमंत्री जी के जाने के बारे में पहले एक शंका आई थी, जो मीडिया में आई थी। वहां एक इन सब देशों में एक पेंशन फंड होता है, पेंशनधारियों के लिए जो पैसा होता है, उसको बाजार में वो लोग शेयर मार्केट्स वगैरह में लगा के उसमें अतिरिक्त आय करते हैं। लेकिन वो ये सब तय करते हैं कि ये पैसा किन कंपनियों में लग सकता है, किन कंपनियों में नहीं लग सकता। तो जिस एक कंपनी को उन्होंने, भारत की एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उसका नाम है अडानी ग्रीन्स, अडानी की कंपनी है वो। तो ये चर्चा थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बार बार आता है कि उनकी विदेश यात्राओं में कई बार ऐसा होता है, कुछ इसको संयोग कहें या प्रयोग कहें, कि जहां वो जाते हैं वहां अडानी का किसी न किसी किस्म का नकारात्मक या सकारात्मक हित छुपा रहता है। कई मामलों में फंसे रहते हैं, उसमें उनको निकालने की जरूरत होती है। जैसे अमेरिका में हमारी सारी अभी जो कवायद है उसको उससे जोड़ा जा रहा है, उसी तरह से नॉर्वे में इस बात को जोड़ा जा रहा है कि वहां ये हमारे प्रधानमंत्रियों का औसत दौरा वहां नहीं हुआ है। ये दौरा मुझे लगता है श्रीमती गांधी के बाद ये दूसरे हैं जो वहां गए हैं। 40-45 साल के बीच में मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री वहां गया हो। तो इतना छोटा व्यापार, इतना छोटा देश, इतना परिस्थितियों में अंतर, इतना सोच समझ में अंतर, और हमारे प्रधानमंत्री का वहां दौरा। तो ये अभी, और ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ जिसको हम समझें कि इसकी वजह से वहां उनका जाना बहुत जरूरी था। एक ऐसे समय में भी जाना बहुत जरूरी था जिस समय वो खुद ऑस्टेरिटी का ऐलान कर चुके हैं, भारत में चाहते हैं कि नागरिक खाने में तेल कम प्रयोग करें, गाड़ी में तेल कम प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहनों से चलें, और वो जो दाम वाम बढ़ा रहे हैं उस पर कुछ न बोले। एक ओर तो वो ये सब चाह रहे हैं, दूसरी ओर वो स्वयं ऐसे देशों की यात्रा पर हैं जिसमें पता नहीं उनका क्या उसमें लक्ष्य है, क्योंकि हमारे पास कोई घोषित लक्ष्य उसमें जनरल बयानों के अलावा नहीं है। ये दोनों देशों के बीच बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं, और मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ 2 बातों को। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं, आप सोचिए कि जिस खबर का, जो खबर है वो तो खबर नहीं है, जो खबर नहीं है वो खबर छाई हुई है। टीवी का इतना सीक्रेट स्पेस होता है, एक पवित्र पूरा ये स्थान जो एयर टाइम जिसे हम कहते हैं, आप और हमने टीवी को स्टडी किया है, कि जहां 10 सेकंड को भी ये माना जाता है कि उसकी इतनी पवित्रता, मैं शायद हो सकता है सही शब्द का इस्तेमाल ना कर रही हूँ, लेकिन कहा जाता है कि एयर टाइम पवित्र ना भी कहें तो प्रेशियस होता है। यानी उसमें हम ये तय करें कि उस एयर टाइम को हम किसके लिए देंगे, बजाय इसके कि चर्चा इस बात पर होती कि मोदी जी हमारे लिए, भारत की जनता के लिए कोई बेहतरीन सौदा करने वहां नहीं गए हैं, बल्कि अडानी जी के लिए वहां पर गए हैं। इस खबर को छा जाना चाहिए था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर नॉर्वे के प्रधानमंत्री इस तरह से आए होते भारत और ऐसी डील कर रहे होते, तो उनके छोटे बड़े मंझले तमाम अखबारों में यही खबर छपी होती। आपके साथ एक छोटा मैं एक्सपीरियंस मैं बांटना चाहती हूँ कि मेरे स्टैनफोर्ड के दिनों में मैंने नॉर्वे के पत्रकारों से, और पूरा जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, मैंने देखा वो बाकायदा उनका बात करने का अंदाज और उनका जो एक तरह का
एक गुरूर होता है उन्हें जर्नलिस्ट होने का कि हम जिस नेता से चाहें सवाल पूछ सकते हैं, ये हमारा हक है, ये संविधान हमें हक देता है। उनका जो मैंने एटीट्यूड देखा उससे इतना इंस्पायर हुई हूँ मैं कि हम यहाँ पर सर झुका के रहते हैं कि देखिए केस ना हो जाए हमारे ऊपर, जेल ना हो जाए हमें, और किसी तरह से बच बचा के बड़ी मुश्किल से सच जनता तक पहुँचाते हैं। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुई जब हेला लिन ने इस तरह से सवाल पूछा। लेकिन मुझे ये बताइए फिलहाल कि आप, जब हम विश्व गुरु की पूरी बात कर रहे होते हैं, मोदी जी इस सफर पर निकले पश्चिम बंगाल और बाकी कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद। असम में भी पश्चिम बंगाल सबसे अहम चुनाव था। ऐसे में तो वो सोच रहे थे कि वो तो इतने बड़े सरताज हैं दुनिया में, उनके सामने लाल कालीन बिछाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो लोग उनसे मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो बड़ी उलझन में फंस गए होंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, पश्चिम में तो उनके लिए उलझने हमेशा रही है। कुछ जगहें हैं जहां पर पश्चिम में भी दक्षिण पंथ सत्ता में है, वहां थोड़ी उनको इजीनेस महसूस होती है। जैसे इटली है, जैसे हंगरी था जो अब नहीं है, पोलैंड को कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन स्कैंडिनेविया को तो बिल्कुल नहीं कह सकते। स्कैंडिनेविया तो दुनिया में इन सब मामलों में सर्वोत्तम है, वहां फांसी की सजा नहीं है। स्कैंडिनेविया में आप जानते हैं एक नरसंहार हुआ था नॉर्वे में ही बहुत साल पहले। एक पागल व्यक्ति ने बहुत लोगों को, पागल मतलब इस तरह की बात करने वाला पागल ही मैं कहूंगा, वैसे पागल नहीं था वो, लेकिन उसने 70-80 लोगों को मार दिया था, लेकिन उसे फांसी नहीं हुई, सजा है, उसे जेल काट रहा है वो। तो वो अलग देश है, उन्होंने मानवाधिकारों पर, मानवीय मूल्यों पर, मनुष्य की शुचिता पर बहुत मतलब प्रयत्न पूर्वक अपने को बहुत विकसित कर लिया है। हम सब देश जो है अभी इस तरह की प्रोसेस को डेवलप करने में ही फेल है। तो अभी हमने लोकतंत्र अंगीकार तो कर लिया, लेकिन हमारी आदतें तानाशाहों वाली हैं। अभी हम बातचीत भी करते हैं मध्य युग की, 500 साल और 1000 साल पीछे चले जाते हैं। हम राजा प्रजा वाली बात करने लगते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग नेताओं को भगवान कहने लगते हैं, कुछ नेता खुद को ही भगवान कह देते हैं। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इससे जो वहां के प्रधानमंत्री का बयान है वो दरअसल इन चीजों पर इशारा है। और वहां का एक कार्टून जो बना है, आप देखिए उसमें आप नॉन बायोलॉजिकल का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं जो अपने आप को भगवान कह देते हैं। आप समझ ही नहीं, और मुझे लगता है सारे दर्शक भी इस चीज को समझते ही हैं। तो आपने जो मैं कार्टून की याद दिलाई शीतल जी, क्यों ने आपने कार्टून की याद दिलाई, और ये कार्टून दर्शक देख रहे हैं सामने, मुझे भी बहुत समस्या हुई। देखिए, हमारे देश में समस्याएं हैं, लोकतंत्र को लेकर संघर्ष है, हमारे प्रधानमंत्री की हम आलोचना करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि एक तरह से ये जो दिखाया है कि स्नेक चार्मर, ये सपेरे के तौर पर प्रधानमंत्री को, और कहा है कि बड़ा ही अनोइंग है। क्या आपको भी रेसिस्ट लगा ये? नहीं, देखिए, रेसिज्म भी अपनी जगह उपलब्ध होता है, लेकिन हम आलोचना जिस समाज से वो आ रहा है वहां इस तरह का कार्टून कोई मतलब इस तरह के कार्टून वो बनाते रहते हैं। वो तो उस स्तर पे चले जाते हैं जिसपे उनका कत्ल हो जाता है। एक अखबार वाले ने एक कार्टून बना दिया था जो पैगंबर के मामले में था, और उसपे उसका कत्ल हो गया था, लेकिन उसने बना दिया था क्योंकि वो उस तरह की सोच समझ के हैं कि वो चीजों के बारे में स्वतंत्रता उनकी जो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई घालमेल नहीं है। तो उनकी फील, जैसा आपने कहा कि अपने आप के दिनों में आपने अमेरिका में अपने अध्ययन के दिनों में पाया था कि वहां के जो लोग थे वो किस तरह से साहसपूर्ण ढंग से जो व्यक्त करना चाहते हैं वो व्यक्त करते हुए अपने को मिलते हैं। एक्चुअली पश्चिम में ओवरऑल उन्होंने पिछले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से ही लोकतंत्र को जिस तरह से प्रैक्टिस किया है, और सोवियत संघ के बनने के बाद जवाबी कार्रवाई में जो उन्होंने ह्यूमन इंडेक्स पे काम किया था, जिसमें अब कुछ डायल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से उनके यहाँ मनुष्य इसी तरह की वृत्ति के होते हैं। हमारा समाज तो अजीब तरह का समाज है ना, हम तो पीछा कर रहे हैं उस लड़की का, हमारे समाज में उसको गालियां दी जा रही हैं, उसका अकाउंट क्लोज कराया जा रहा है और उसको धमकाया जा रहा है। उसके नहाने के वस्त्र को एक पत्रिका का एक समय में मेरे साथ ही संपादक रहा व्यक्ति अपने उस पे फेसबुक पे डाल रहा है। क्या कहना चाहता है वो लड़की नहाना नहीं, नहाएगी नहीं? वो वहां के लोग कैसे नहाते हैं समुद्र में या कहीं, और वो क्या पहनते हैं? कोई अनोखी चीज है क्या?
लेकिन ये बताता है कि इस आदमी का दिमाग कितना, दुर्भाग्य से मैंने साथ काम किया, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी जब मुझे किसी ने, मुकेश ने भेजा हमारे ऑफिस से। उन्होंने कहा ये आपके संपादक थे, जरा इनका देख लीजिए। तो उन्होंने पोस्ट भी लगाई, और मैं क्या देखूं उसमें। मुझे लगता है कि हम सचमुच में कितने बौने हैं। तो हमारे बारे में जो वो कार्टून सोचेंगे, वो रासिज्म की वजह से सोचें या किसी वजह से सोचें, उसमें हम यहीं पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचे हुए हैं। तो हम यहां क्यों पहुंच रहे हैं? हमारे ऐसे प्रधानमंत्री इसके पहले तो कोई भी नहीं था जिस जो प्रेस से इतना डरता रहा हो। अगर नहीं डरते तो कोई और वजह है, क्या वजह है भाई? कि ऐसा थोड़ी, आप लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रेस को देख के भागते हुए कैसे रह सकते हैं? इसके आप अलावा शीतल, किसी तानाशाही के, हम चीन नहीं है भाई, हम एक कम्युनिस्ट देश नहीं है, हम रूस भी नहीं है, और हम अफ्रीका के भी बहुत सारे देश नहीं है, और न हम यहाँ सऊदी अरब या गल्फ के देश हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश है। बार बार हम इस बात को कहते हैं। इसकी सफाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी जो विदेश विभाग का प्रवक्ता बैठा था, वो भी यही कह रहा था, हम तो 5,000 साल से, वो पांच मैं हजार वही साल से वही पता नहीं क्या वही इतिहास कहने लेके वाली आया हुआ है। शीतल जी, मैं इसी पे आपको लाना चाहती हूँ, ये 5,000 साल पुरानी सभ्यता। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मैं बेईमानी से काम नहीं लेना चाहती। मैं ईमानदारी से ये कहूंगी कि वाकई हमारे तमाम तरह के विरोधाभासों के बावजूद हमने एक अच्छा समाज बनाया। उस समाज में कुछ बुराइयां थी, लेकिन इतने धर्म, इतनी जातियां, इतने रंग रूप भाषाएं बोलने वाले लोग एक ही भौगोलिक धरती पर रहे, और कमोबेश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ हम जी पाए। और आप यकीन जानिए, यूरोपियन पार्लियामेंट से लेकर अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तक मैं बड़े गुमान के साथ अपने देश को डिफेंड करती रही हूँ, ये कहते हुए कि यूरोप को हमसे सीखना चाहिए, अमेरिका को हमसे सीखना चाहिए, एशिया के दूसरे देशों को सीखना चाहिए कि इतने बड़े खित्ते में डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट है वो लगभग एक तरह से कामयाब हुआ था। अभी अगर एक दशक की बात छोड़ दें, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने बहुत सारी चीजें अच्छी की, हमने मानवाधिकार की परवाह की, अल्पसंख्यकों को हमने अच्छे तरीके से रखा। लेकिन अब जबकि वो खराब हो रहा है वो दौर, आप ये देखिए कि जिस 5,000 साल पुरानी सभ्यता का जिक्र कर रहे हैं, उसी दौरान, उसी टाइमलाइन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें एक लॉ की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, और उसके आरोपी के जमानत पर बाहर होने पर गाना बजाकर कंधे पे उसे लेकर और जश्न मनाया जा रहा है। बिहार की एक और घटना थी जिसमें एक महिला को, और मुस्लिम महिला थी वो, उसको बहुत बदतरीन तरीके से मारा गया, और उसको शराब, जब उसने पानी मांगा तो उसको शराब और पेशाब पिलाया गया, और वो व्यक्ति जब बाहर आया जमानत पर तो उस व्यक्ति को जश्न मनाया गया और गाने गाए गए। तो एक तरफ ये 5,000 साल पुरानी सभ्यता को हम कैसे डिफेंड कर पाते हैं दुनिया के सामने, जब बिल्किस बानो का मामला आता है, इस लॉ छात्रा का मामला आता है, ये बिहार की इस महिला का मामला आता है। हम किसी चीज को अब डिफेंड नहीं करते, हम ढिठाई से उसको बुलडोज कर रहे हैं, मतलब सामने वाले को बुलडोज करने में लग जाते हैं। हम इस युवा पत्रकार को बुलडोज करने पे कोशिश कर रहे हैं, और हम इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से इस चीज को सोच रहे हैं कि ये नहीं सोच रहे हैं कि इसकी प्रतिक्रिया दुनिया में क्या हो रही है। कोई एजेंसी नहीं बची है जिसने इसको कवर न किया हो। ये बहुत छोटी सी एक मीडिया की एक रिपोर्टर थी ये, लेकिन आज वो बहुत बड़ी हो गई है। उनके छोटा देश है, जैसे मैंने बताया, आबादी कम है, तो उनका ट्विटर अकाउंट भी कुछ हजार था। 17,000 से ज्यादा उनके लोग नए बढ़े हैं। उनके लिए तो वो विंडफॉल हुआ है, मैं कहूंगा। उनको उनको इतने लोगों ने दुनिया भर में नोटिस ले लिया है। तो ये गाली देने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले, उनके वस्त्र उतार के उनका फोटो डालने वाले, उन पे मीम बनाने वाले समझ नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमारे दौर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और हम उन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन चीजों को सेलिब्रेट करना तो छोड़िए, इस बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में सोचना हमारे सामान्य मनुष्य होने की परिभाषा से पीछे छूट जाता है। हम दरअसल अब सामान्य ही नहीं रह गए हैं। हम एक बीमार देश में, जिसमें तमाम लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, ऐसी भीड़ में बदल गए हैं, और ऐसा ही कुछ कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, और हम इसमें अपने को सफल समझ रहे हैं, और दुनिया हमको जो समझ रही है, हम क्या बताएं उसको। नॉर्वे के लिए हम एक 150 करोड़ लोगों का बाजार है। वो 500-600 मिलियन का जो हमसे कारोबार कर रहा है, चाहता है कि इस समय तेल क्राइसिस में हम उससे गैस तेल वगैरह लें, वो हिस्सा बिलियंस में चला जाए। एक व्यापारी के तौर पर, एक सामान्य किसी भी देश के नेता की समझ हो सकती है, लेकिन हमारी क्या समझ है हमारी अपने बारे में? हम क्या कर रहे हैं?
हमें अपने अब प्रधानमंत्री की आलोचना इस बारे में करनी चाहिए कि आप प्रेस का सामना क्यों नहीं कर सकते। हम उल्टा कर रहे हैं, हम शीतल जी उसकी बिल्कुल, आलोचना कर रहे हैं जो ये सवाल कर रहा है। बिल्कुल आखिरी सवाल और इसी आपके जवाब से जुड़ा हुआ है कि जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भारत के पत्रकारों के सवाल लिए और उनका जवाब भी दिया, तो आप ये बताइए कि क्या प्रोटोकॉल के तहत भारत के प्रधानमंत्री को नॉर्वे के पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं लेना था? और सवाल ये भी है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री सवाल ले लेते और हमारे एमईए के सचिव की तरह अगर वो ऐसा ही जवाब दे देते, 15 मिनट नहीं वो 2 घंटे बोल लेते उसी जवाब को, तो क्या चला जाता, हर्ज क्या होता? वो सवाल क्यों नहीं लेते मोदी जी? बात यह है कि हम दरअसल इन चीजों के बारे में जो लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं कि वहां एक स्वतंत्र प्रेस हो, वहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, वहां ईमानदारी से चुनाव होते हो और वहां लोगों के पास मानवाधिकार हो, हम इन मूल्यों के बारे में अब नई परिभाषाएं गढ़ के सारी दुनिया पे थोपना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सामरिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, सिवाय इसके कि हम 150 करोड़ के देश हैं और हमारे पास एक भूगोल है जो अंग्रेजी राज की वजह से हमें मिला है, जिसमें कम से कम उन लोगों का जो आज सत्ता में है कोई रोल नहीं है, या रोल था तो वो बहुत ही शर्मनाक है। अब लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब उनको ये भूगोल मिल गया है, इस भूगोल में उनको राजसत्ता मिल गई है और जिन मूल्यों का वो बखान करते हैं उन मूल्यों के बारे में खुद ही अध्ययन करके या खुद ही उसका पालन करते हुए हमें नहीं मिल रहे हैं और उन्होंने हमको और पूरे मतलब हमारे डायस्पोरा को मजाक का पात्र बना दिया है। इसमें वो सफल है, क्या कहा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीतल पी सिंह इस बातचीत के लिए। उम्मीद है कि वो दर्शक जो समझना चाह रहे थे कि आखिर नॉर्वे में हुआ तो हुआ क्या, एक मंजर कशी आपने की, एक तरह से आर्थिक भी हालात बताए, दोनों देशों के बीच रिश्ते के बारे में भी आपने बताया, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को कैसे देखा जा रहा है, ये सब कुछ भी बताया। और मैं दर्शकों से ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है आज के दौर में कि वाकई देखिए, आप जो हम यूट्यूब के पत्रकार हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम नॉर्वे से रिपोर्टिंग करके आपको ये बता पाते, तो कम से कम इस तरह के तजुर्बेकार पत्रकार हमारे सामने हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, देश भी देखा है और दोनों को साथ रखकर एक मसले को हमारे सामने समझा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी।